हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर्स को शुरू करते हैं। हमने क्लास 9 की क्लास में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे पूरा। आज इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें फोर्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा बच्चों। क्लास निश्चित ही पसंद आएगी आप सभी को। लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स है, जनरली फोर्स को कहते क्या है, हम लोग इस चीज को जानते हैं कि फोर्स को कहा क्या जाता है। तो फोर्स को जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे धक्का देना या खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स। तो एक आ गया है कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब इस पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने पर उस ऑब्जेक्ट में चेंज आते हैं, तो जिसके फलस्वरूप हम लोग कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट क्या चीज है? मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पे फोर्स लगाया जाता है तो उसके फोर्स में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहली चीज यही है कि फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or motion. Force can change the state of rest or motion. Force can change the state of rest or motion. फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंजिंग आती है। फोर्स के कारण क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंजिंग आती है। मीन दैट यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, मोशन में आ सकता है। मोशन में फोर्स लगा के उसको स्टॉप, रोका जा सकता है, ठीक। ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जब फोर्स लगाया गया तो फोर्स लगाने के कारण क्या है कि फोर्स कैन एक्सिलरेट, फोर्स कैन एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट ए बॉडी, फोर्स कैन एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट, accelerate a body. Force can accelerate और de-accelerate a body. फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी को एक्सेलरेट या डी-एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मीन्स बॉडी के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डी-एक्सेलरेट मीन्स बॉडी के स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, ठीक। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गए। फिर अगले इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, force can change the direction of motion. फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आएगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे गेम खेलते हैं हम लोग, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। तो इसमें बॉल, ये क्रिकेट की बात की है तो बॉल्स को बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है और बैट्समैन अपने बैट से उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फुटबॉल के खेल में है, प्लेयर एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को बॉल के डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो एक आ गया फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दूसरी चीज, अगली चीज क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन change the shape of a body, force can change the shape of body. मीन्स फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। जनरली एक ईंट है, ईंट को तोड़ दिया गया फोर्स लगा के, उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। तो ये बात होती है किसकी? इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात होती है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन,
Force can accelerate or decelerate a body. Force can change the direction of motion. A force can change the shape of a body. अब इन सब के आधार पे फोर्स को हम पुनः एक दूसरा डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि फोर्स कैन बी एन एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कैन बी एन एक्सटर्नल इफर्ट। फोर्स कैन बी एन एक्सटर्नल इफर्ट। फोर्स क्या है? बाहर इफर्ट। हम लोग बाहर से कहीं कहीं ये इफर्ट प्रयास करते हैं। और प्रयास किस चीज में करते हैं? टू चेंज आर टेंस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ ए बॉडी। ठीक, तो वही चीज कहा गया है कि फोर्स कैन बी एन एक्सटर्नल इफोर्ट विच चेंज or tends to change, which change or tends to change the state of rest, which change or tends to change the state of rest or speed or direction or speed or direction of motion of moving body। इस तरीके से भी फोर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, क्या डिफाइन हुआ? फोर्स कैन बी एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट है विच चेंज और टेंस टू चेंज, विच चेंज करता है या टेंस टू चेंज करता है द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी के डायरेक्शन, स्टेट या शेप को चेंज करने का प्रयास करता है। कौन करता है बच्चों? फोर्स करता है। ठीक, अब ये फोर्स एक तरह से क्या हो गया? मिल गया आपको एक एक्सटर्नल एफर्ट मिल गया। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। और फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है तो उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है तो उसका क्या है? एक निश्चित डायरेक्शन होगा, जिसके आधार पे बताया जाता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? फोर्स के बारे में अगली चीज ये हो जाती है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, अपने अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस की क्लास में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को बता रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके या चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, वो स्केलर और वेक्टर के बारे में वहां जान सकते हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर स्केलर वह होती है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। एक क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एक क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। ठीक, तो फोर्स यहाँ पर एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इस कारण कहा गया कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा गया? फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फोर्स की एसआई यूनिट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन हो जाती है। ठीक, ये हो गई जनरली फोर्स के बारे में। ठीक है, अब हम आगे जरा टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में बच्चों। चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। देखिए, जल्दी हम लोग दो तरह के फोर्स की बात करते हैं। एक फोर्स की बात करते हैं क्या? कांटेक्ट, और दूसरे फोर्स की बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, एक फोर्स पे आते हैं। एक क्या है? कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स और दूसरा क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स।
क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बात आ गई कि कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो कांटेक्ट फोर्स में एक फोर्स की बात कर ले तो नॉर्मल फोर्स, अभी बताते हैं क्या है सब। नॉर्मल फोर्स, अभी इन सब की विस्तृत चर्चा इस फोर्स की करते हैं हम। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स। ऐसी फोर्सेस क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स। मतलब कांटेक्ट फोर्स मीन्स जिस एजेंट के द्वारा फोर्स लगाया गया और जिस सरफेस पे फोर्स लगाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, तो फोर्स क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत ग्रेविटेशनल आता है, ग्रेविटेशनल, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर पूरा विस्तृत पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इस यूनिवर्स की ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बाद बात कर लें तो मैग्नेटिक फोर्स के बाद बात आती है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज बॉडीज के बीच में। और एक बात कर लें नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर लें, वेट की बात कर लें। ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर, आई बात में। अब देखिए नॉर्मल फोर्स की चर्चा करते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या है, इसकी चर्चा करते हैं बाबू। नॉर्मल फोर्स की चर्चा करते हैं हम आपसे कि नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं। देखिए सिंपली एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए एक टेबल है, एक मेज है, ठीक है ना, इस टेबल या मेज पे कोई ऑब्जेक्ट यदि रखी है, टेबल या मेज पे कोई ऑब्जेक्ट यदि क्या हो रखी है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा। इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये वेट क्या एक तरह का फोर्स है। तो इस वेट को, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है जो कि इस वेट के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली लगता है। ठीक है, जो कि इस फोर्स के वेट के अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड अप्लाई होता है। तो इस फोर्स को बोला जाता है क्या, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो इस नॉर्मल फोर्स को लिखते क्या है, इस चीज को जानिएगा कि नॉर्मल फोर्स को क्या बताते हैं। लिखिएगा, कहा गया कि इट इज ए फोर्स, it is a force that acts perpendicular, ठीक है। it is a force that acts perpendicular to the surface, in the upward direction, is called normal force। तो क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है। it is a force that acts perpendicular to the surface in the upward direction is called normal force। क्लियर, आई वाज समझो। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि फ्रिक्शन फोर्स की हमारे लिए बहुत नीड्स होती है। यदि फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो जल्दी हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स के एब्सेंस के कारण हम लोगों की लाइफ क्या होगी, पॉसिबल नहीं होती। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही वी कैन वॉक ऑन द अर्थ, अर्थ पे हम लोग टहल सकते हैं।
बोर्ड पर लिख सकते हैं। मतलब कोई भी काम एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। फ्रिक्शन फोर्स भी दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक तरह की अपोजिंग फोर्स होता है, मींस जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाए रहे हैं तो उसका अपोजिट जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को कहा क्या जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स जनरली फ्रिक्शन के कारण जितनी मूविंग बॉडीज होती हैं वो मूविंग बॉडीज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। मतलब जैसे आप कह दिए कि साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते हुए पैडल मारना बंद कर दें तो कुछ समय बाद के धीरे धीरे साइकिल क्या होगी, रुक जाती है अपने आप। तो किसके कारण है, ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण है। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन को डिफाइन क्या किया जाता है कि फ्रिक्शन इज एन obstruction. Friction is an obstruction to all kinds of motion. To all kinds of motion. Friction is an obstruction to all kinds of motion. Friction क्या एक obstruction होता है किसके, to all kinds of motion. ठीक, फ्रिक्शन को फिर दूसरी तरह से क्या डिफाइन किया जाता है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपीयर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपीयर्स whenever two bodies come in contact, two bodies come in contact with each other, two bodies come in contact with each other. ये कहा जाता है फ्रिक्शन इज ए फोर्स। फ्रिक्शन क्या हुआ, एक फोर्स हुआ वो दैट अपीयर्स व्हेनेवर टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वही कहा गया है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। एक तरीके से फ्रिक्शन के बारे में बताया गया कि फ्रिक्शन इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है, फिर अगली एक लाइन और फ्रिक्शन के बारे में समझिएगा कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑल बॉडीज। हमारी स्टेबिलिटी के लिए हम इस अर्थ पे खड़े हैं तो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ना होता तो हम स्लिप कर जाते, गिर जाते। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए फ्रिक्शन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो अगली पॉइंट्स को लिखते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर द stability, necessary for the stability of the body, ठीक है। अब एक फ्रिक्शन के हमारे लिए एडवांटेज भी है और फ्रिक्शन के लिए हमारे लिए डिसएडवांटेज है। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभप्रद कैसे है, अभी बताया गया कि फ्रिक्शन के कारण वी कैन इजिली वॉक ऑन द अर्थ, we write on the board, we write on the copies due to the friction के कारण। बस इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स आवर सोल ऑफ आवर स्लीपर्स, शूज, टायर्स ऑफ ट्रक, व्हीकल्स ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किस कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फ्रिक्शन फोर्स के कारण बड़ी बड़ी मशीन पार्ट्स जो होती हैं उन मशीन पार्ट्स क्या होती है, घिस जाती है और फिर वो खराब हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण। तो किसी किसी चीज में फ्रिक्शन को कम भी किया जाता है और फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसकी जरूरत के अनुसार जैसे मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम किया जाता है लुब्रिकेंट टाइल्स का यूज करते हुए, और यदि सड़कों पर चलना है तो उसमें फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है क्योंकि जिससे स्लिपरी ना हो, हम इजिली क्या कर सकें, वॉक कर सके। तो ये फ्रिक्शन की बात होती है।
फिर देखिए अगले कांटेक्ट फोर्स की बात क्या है, मस्कुलर फोर्स। ये कांटेक्ट, तो मस्कुलर फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा, जैसे वी राइड ए बाइसिकल, जब हम बाइसिकल चलाते हैं तो अपने मसल्स के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं पैडल्स पे, तो फोर्स क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। तो ये बात होती है कांटेक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडीज क्या होती हैं, कम्स टू कांटेक्ट आती हैं, और तब उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। आगे बात करते हैं बाबू नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी हमने जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो कहा गया कि यूनिवर्स की ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स अप्लाइड होता है, और फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो इस चैप्टर को जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा विस्तृत बताएंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस मैग्नेटिक फोर्स में कहीं कहीं मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अभी दूर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो दो चार्ज बॉडीज, लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक वेट की बात करते हैं, वेट, तो वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक्सर्ट होता है। इस चीज को जानेंगे कि वेट इज ए फोर्स, लिखिए बच्चों, वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स दैट exert by earth, या फिर लिखिए that exerted by the earth on an object, is called weight, okay, is called weight। या फिर ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इसको, बस इतना ही बता दीजिए कि वेट इज ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। वेट का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता रहता है। इवन हम सभी भी, ठीक है, वी आर, हम सभी क्या है, अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट, ठीक है। यदि ग्रेविटेशनल पुल हमारी बॉडी पे ना लगता तो हम सभी क्या करते, उड़ते, फ्लाई करते, स्विम करते एयर में, ठीक है। तो वेट इज ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। और वेट को क्या डिफाइन किया जाता है, वेट इज इक्वल टू मींस W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। m मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g एक्सेलरेशन क्या होता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट से अर्थ की तरफ आती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, और वह एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आ रही है। पहले जब ऑब्जेक्ट ऊपर था तो वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे अर्थ की तरफ आ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, ठीक। तो वेलोसिटी में चेंज होना एक्सेलरेशन है। अब किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करना भूल जाते हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा लिंक को अपने दोस्तों में, और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड होती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, हेल्पफुल होगी जी। तो ये हो गया, W इक्वल टू क्या हो गया, mg। अब वेट इज ए फोर्स, तो वेट जब फोर्स है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है, ठीक। अब इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है, हो जाती है बाबू वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ये एक तरह क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक। आई बात सुनने, ठीक है। अब आइए, चैप्टर्स में दो तरह के फोर्स की बात की गई है, उस फोर्स को जानते हैं।
एक फोर्स की बात की गई बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाए जा रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाया जा रहा है सुनिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट देखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से। बैलेंस फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, शेप, एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना आए तो फोर्स कहलाती है बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन और फिर क्या कहा जाए, उसकी शेप, बॉडी के शेप और साइज में चेंजिंग आ जाए तो फोर्स क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा बैलेंस्ड फोर्स क्या चीज है। बैलेंस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहा जाता है कि बैलेंस फोर्स आर दोज, या ऐसे लिखिए, दोज फोर्स विच डू नॉट चेंज, दोज फोर्स which do not change, पहली चीज, which do not change the state of, change the state of rest or motion, which do not change the state of rest or motion, ठीक है, state of rest or motion, which do not change the state of rest of motion, change the acceleration, shape of body, इन सब में चेंज यदि ना हो तो फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा। Those force which do not change the state of rest or motion, the acceleration, shape of body is called balance force, ठीक। और अनबैलेंस फोर्स की बात की जाती है तो दोज फोर्स, अब इसी का अपोजिट हो गया बाबू, लिख लीजिए, दोज फोर्स, बस क्लास खत्म होने वाली है, दोज फोर्स विच, घबराई मत, दोज फोर्स विच डू नॉट change, which do change, the force which do change the state of rest, which do change the state of rest or motion, change the state of rest or motion, the acceleration, और फिर क्या हो जाएगा, शेप ऑफ बॉडी, ठीक है, चेंज आ जाए तो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड। देखिए एक चीज जानना है कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग आएगी, बैलेंस फोर्स के, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही बॉडी रेस्ट में है तो मोशन आएगी, ठीक। एक चीज और जानिए कि बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और इसमें इसका जो रिजल्टेंट होता है डू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होता इसका रिजल्टेंट, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, परिणाम मिलता है, डू नॉट जीरो, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट जीरो और अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो गया, डू नॉट जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट। चलिए अच्छा जान लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। देखिए जब किसी बॉडी पे, कोई जरूरी है नहीं कि एक ही फोर्स लगे, किसी एक बॉडी पे मोर देन फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। कोई बॉडी है, उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक साथ अप्लाई हो सकते हैं,
ठीक है, उस बॉडी पर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्स एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, और तब उस फोर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब कि ये सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं लेकिन ये एक सिंगल फोर्स के रूप में यदि कार्य करेंगे, और करेंगे भी क्योंकि सेम बॉडी पे है, तो एक सिंगल फोर्स के रूप में कार्य करेंगे, और जब ये सिंगल फोर्स के रूप में काम करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट फोर्स। मतलब रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन क्या कर देंगे, लिख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स, is a single force acting on a body. Force is a single force acting on a body which produce the same effect. वैसा इफेक्ट देगा, which produce the same effect or acceleration, same effect or acceleration as produced by number of force acting, as produced by number of force acting simultaneously. ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स का। बहुत सारे फोर्स लगे हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट आएगा वो एक सिंगल फोर्स के रूप में आएगा, जिसके कारण उस बॉडी में चेंज भी हो सकता है, उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है। ठीक आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स acting on a body which produce the same effect or acceleration as produced by number of force acting simultaneously. तो ये बच्चों आपकी क्लास थी पूरी रिजल्टेंट, पूरा फोर्स मैंने अभी आपको एक सिंपल क्लास इंट्रोडक्शन बताया, समझिए। अब अगली क्लास हमारी जो होगी लॉज ऑफ मोशन पे होगी। ठीक है, किस पे होगी, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और भी अपने दोस्तों के साथ बताते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।